हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमित शर्मा आज आपको कैलेंडर का पार्ट वन मैंने आपको कल अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर, जिसे आशा करता हूं कि आप सभी ने देख लिया होगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इजी लैंग्वेज में मैंने समझाए थे और आपको समझ में भी आए होंगे। आज पार्ट टू अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं ये पार्ट टू भी आपको उसी तरीके से हेल्प करे जैसे कि पार्ट वन ने की है। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा आगे का कैलेंडर। तो जहां पर हमने छोड़ा था वहां पर हम चलते हैं। मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछ लूं। उस जब तक हम वहां चलते हैं मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। जैसे कि बेसिक डिफरेंस क्या था नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने तीन डिफरेंस बताए थे। एक्चुअल में डेटा क्या था, 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम चालू करेंगे कैलेंडर का पार्ट टू। जिसको ये चीजें पता है वो कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करे। और हो सक आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं, एक्चुअली जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो एसएससी से रेलिवेंट ही करूंगा। हो सकता है वो मैथ्स की भी हो सकता है वो रीजनिंग की हो। मोस्टली रीजनिंग की ही होंगी, एक आध दो वीडियो मैथ्स की भी बन सकती है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट टू, बिल्कुल बेसिक से। मैंने पहले भी कहा था मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा आपको। ठीक है जी। कैलेंडर का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, बोला था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। In 100 consecutive years, how many times 29th Feb appears? यानी कि लगातार 100 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, मोस्टली ये क्वेश्चन जो आता है ना 99% इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि 0 से 100 साल की बात कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन उसके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। इसलिए इससे अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा ना वो 1% वाला भी मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका कैलेंडर का आप रट्टा मार के जाओ और वहां पे आपका मेरी वजह से क्वेश्चन गलत हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से किसकी बात कर रहा है, ये शुरू के 100 साल यानी कि 0 से लेके 100 तक की बात कर रहा है। ठीक है। तो बताइए कि 0 से लेकर 100 तक में कितने 29 फरवरी आएंगे। सर अब इसको हम कैसे करेंगे, अब वो देखो, जिसको पता है उसको तो और अच्छा है। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि बेटा 29 फरवरी कब पड़ेगी और जब पड़ेगी तो वो साल कौन सा होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। तो बच्चों का रिप्लाई आएगा 29 फरवरी जब भी पड़ती है तो वो कौन सा साल होता है, वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष। लीप ईयर होता है, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है अधिवर्ष। तो वो लीप ईयर होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लीप ईयर 100 साल में कितने होते हैं। अब जिसको पता है वो तो बोलेगा डायरेक्ट 24 होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 24। लेकिन जिसने पहली क्लास नहीं ली उसका क्या। तो सुन लो, एक बार फिर से लॉजिक बता देता हूँ। जो लीप ईयर होते हैं ना, टीचर्स बोल देते हैं कि जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होते हैं। नॉन सेंचुरी ईयर जो कि 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है। लेकिन मैं इसका वाइस वर्सा भी कराऊंगा, मतलब जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए वो तो लीप ईयर है ही। लेकिन वो संख्या जो 4 का मल्टीपल है वो भी लीप ईयर है। कहना क्या चाह रहा हूं, आप सोच रहे हो सर बात तो एक ही है। बेटा बात एक ही है, लेकिन बच्चों को पता नहीं चलता कि लीप ईयर है कौन से। तो 4 का जो मल्टीपल होगा वो लीप ईयर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2004 लीप ईयर है, 4 का मल्टीपल 2004 है। 4 सिंगल 4 ओनली 4 भी लीप ईयर है क्योंकि 4 का मल्टीपल है। इसी तरीके से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे लीप ईयर कितने आए, 25। इस क्वेश्चन को मैं बहुत बेसिक से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको आगे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो कौन कौन से होंगे वो आप अपनी कॉपी में नोट करो। 4, 4 को सही से बना लेना यहाँ पे थोड़ा। 8, 4 8, 12, 16, 20, 4 8 16 20, 24, 28, 32, 36। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ लीप ईयर होंगे कौन कौन से, क्यों बता रहा हूँ अभी आपको इसका लॉजिक बताऊंगा। 44, 48, 52, 56, 60, 64,
68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 और इस जो 4 से हमने डिवाइड किया ना, इसने क्या कहा 25 ईयर, कौन से 25, लीप ईयर कितने बोला इसने 25, वो 25 ही इसकी बात कर रहा था। कौन से 25 की बात कर रहा था, अब वो सुन लो। एक तो बोल रहा था 4 होगा, एक तो इसने बोला 4 है, ये 4, 8, 12 इन सब की बात कर रहा था ये, इन सब की और इन सब की और इन सब की और इन सब की, यानी कि ये जो बात कर रहा था ना वो इन सब की बात कर रहा था। जोड़ लेते हैं क्या ये पूरे कितने हो रहे हैं वो बता देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 25। पर एक बात बताओ, ये जो 100 है वो तो सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी या लीप ईयर कौन से होते थे जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पहले पार्ट में बताया था। तो ये 100 तो लीप ईयर है नहीं, लेकिन हमने इसे क्या काउंट कर लिया, लीप ईयर। तो जब ये लीप ईयर है नहीं तो इसे काट दो और बचे कितने, 24। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, 24 का। मेरी बात आपको समझ में आई। ये मैंने क्यों लिखा इतनी कहानी, इसलिए लिखी कि जो 100 है ना वो 4 का मल्टीपल है और इसे भी हम लीप ईयर जोड़ लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर हो गया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को दोबारा से रिपीट करो और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे इससे अगला, जो 1% क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो मैंने आपको बताया था कि 1% पॉसिबिलिटी कुछ और भी बन सकती है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी क्या है वो देखो। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर हाउ मेनी टाइम्स 29th February अपीयर्स। अब बच्चे तो इसका डायरेक्ट आंसर, अब मैंने पहले वो बता दिया तो डायरेक्ट बोलेंगे 24। लेकिन ये देखो, लेकिन ये ऑप्शन हमें दिया क्यों गया, ये ऑप्शन हमें दिया क्यों गया ये बताओ। 24 अथवा 25 का मतलब क्या है, ऑप्शन तो कुछ सोच समझ के उसने दिया होगा ना। आपने पता एक चीज देखी होगी, 10th में 12th में हमारे टीचर जो पढ़ाते थे या जो हम ट्रिक बनाते थे, मोस्टली 99% बच्चे जो ट्रिक लगाते थे वो क्या लगाते थे कि अगर ऑल आ गया ना ऑप्शन में तो वही आंसर लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल ऑप्शन में आ गया तो ऑल ही को आंसर लगाऊंगा, अगर बोथ ऑफ देम आ गया तो यही सही होगा, चाहे वो गलत हो, लेकिन हमारी ट्रिक बन जाती थी कि हाँ यही होगा सही। तो इसी तरीके से कुछ तो इसी को सही करके आएंगे, क्योंकि 24-25 आ गया तो यही सही है। पर ऐसा क्यों, देखो मैंने आपसे एक चीज बोली थी, क्या बोला था, मैंने आपसे मैंने आपसे एक बात बोली थी, वो ये थी कि यहाँ पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। 99% में तो यही होता है, 99% में तो यही होता है कि आप इन्हें लगातार के शुरू के 100 साल मानो। पर क्या क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा है, मैंने मानने की बात करी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि क्वेश्चन में लिखा है। क्या इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि कौन से 100 साल? हाँ, पर एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो 100 साल होंगे ना वो एक सेंचुरी को कंप्लीट कर रहे होंगे। सेंचुरी मतलब 0 से 100 हो सकते हैं, 01 से 100, या फिर 101 से लेके 200 तक होंगे, यही होंगे ये साल। ये नहीं कि आप बीच में से उठा ले जाओ 4 से 104, ऐसा नहीं होगा। होगा तो इन्हीं में से कोई 100 साल होंगे, तो इन्हीं में से ही कोई 100 साल, जो कि 1 से लेके 100, 101 से लेके 200 इनमें से कोई होंगे, ठीक है सर। तो हमने क्या पढ़ा कि 01 से लेके 100 तक तो 24 लीप ईयर होते हैं। 24 लीप ईयर होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। 101 से लेकर 200 तक भी 24 लीप ईयर होते हैं। चेक करना आप, इसमें भी 24 लीप ईयर होते हैं बेटा, इसमें भी 24 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 201 से लेकर 300 तक भी 24 लीप ईयर होते हैं। लेकिन लेकिन 301 से लेके 400 तक 25 लीप ईयर होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया सर? बेटा इसमें हम 100 को काउंट नहीं कर रहे थे, इसमें हमने 200 को काउंट नहीं किया था, क्योंकि ये नॉन लीप सेंचुरी ईयर थे। 300 को काउंट नहीं किया था, लेकिन इसमें 400 को तो हम काउंट करना पड़ेगा ना।
क्योंकि ये तो लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसमें टोटल कितना होगा 25। पर इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं कहा कि 0 से 100 की बात कर रहा है या 100 1 से 200 की बात कर रहा है, इसने सिर्फ ये कहा कि इन 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी अपीयर्स। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आई है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था वो भी इसी बेस था, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 से 25 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 से 25 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इन 100 consecutive ईयर हाउ मेनी मंथ्स हैव 29th डे। अब ये कह रहा है कि लगातार 100 सालों में ऐसे कितने महीने होंगे जिसमें 29 दिन तो होंगे ही होंगे। यानी कि बेटा एक बात बताओ, 12 में से टोटल महीने कितने होते हैं 12, 12 में से 11 महीने तो ऐसे होते ही हैं जिसमें 29 तारीख होती है। 12 में से 11 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 29 तारीख तो होती है, चाहे उनका कोई सा भी साल हो, कोई सा भी कुछ हो। तो सर 12 में से 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख होती है, यानी कि एक साल में 11 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 29 तारीख हो। तो बेटा मैं पूछ लूं 100 साल में ऐसे कितने महीने होंगे? तो सर 100 साल में जाहिर सी बात है 1100 होंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? एक साल में अगर 11 हैं तो 100 साल में 1100। क्या बात समझ में आई? यानी कि सर कम से कम 1100 तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसमें हमने भी क्या नहीं जोड़ा, फरवरी। फरवरी नहीं जोड़ा ना। तो फरवरी 100 साल में कितने बार आ सकती है 29 की? तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था पता चल चुका है, या तो सर 24 बार आएगी या सर 25 बार आएगी। लगातार 100 सालों में जो फरवरी है वो 29 की या तो 24 बार आएगी या तो 25 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1124 या 1125। सपोज करो अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, मैं क्या कह रहा हूं, सपोज करो अगर ये ऑप्शन की जगह यहाँ पे होता 1126, तो आप क्या टिक लगाते? तो आप इसको टिक लगाते। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि शुरू की 100 साल की बात कर रहा है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ओके। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड भी हो सकता है, शायद वो स्लाइड में हो, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो ना, ये देखो मैंने वही क्वेश्चन आपको डाल रखा है, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1124। क्या इतना समझ में आ गया? इसमें जब वो क्वेश्चन मैंने वही डाल रखा है तो इसमें आंसर क्या हो गया 1124। अगला चलते हैं। हाउ मैनी ऑड डेज, हाउ मैनी ऑड डेज, एक से लेकर लगातार 200 साल में कितने विषम दिन होंगे? ऑड डेज को हिंदी में क्या कहते हैं, विषम दिन। तो मैंने आपको कितने बताए थे बेटा, 3 बताए थे ना, लिखवाए थे ना पहली पार्ट में। 1 से लेके 100 तक कितने थे, 5। 101 से लेके या फिर 1 से लेके 200 तक कितने थे, 3। 1 से लेके 300 तक कितने थे, 1। 1 से लेके 400 तक कितने थे बेटा, 0। ये लिखवाए थे ना आपको, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले पार्ट को जाके देख लो जिन्हें नहीं पता, पहले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है सेम डेट कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, सेम डेट का कॉन्सेप्ट। अब पूरी तरीके से स्क्रीन पर ध्यान देना, जो मैं बताऊंगा अच्छे से सुनना। मतलब पूरा फोकस आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसका बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक। और ट्रिक ऐसी होगी चाहे जहां मर्जी लगा देना, 5 सेकंड में आंसर आपका आ जाएगा, विदाउट पेन एंड पेपर भी आएगा। मैं जिस बात में पेन चलाना यूज नहीं करना होता ना, उधर ही बोलूंगा कि वहां बिना पेन के आंसर आएगा। बगैर बात के मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पेन आपको नहीं चलाना, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये देखो। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 तक बीच में कितने दिन पड़ेंगे, क्या किसी बच्चे को ये मालूम है?
1 जनवरी 2013 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक कितने दिन पड़ेंगे, क्या किसी को ये मालूम है? अच्छा चलो इसे भी छोड़ो, मैं बिल्कुल बेसिक से ले चलता हूँ। मैंने कहा अगर 1 तारीख को ट्यूसडे है, क्या है 1 तारीख को? ट्यूसडे है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 1 तारीख को क्या है? ट्यूसडे। 5 तारीख को कोई मुझे बता सकता है कौन सा बार होगा? 5 तारीख को कोई मुझे बता सकता है कौन सा बार होगा? स सैटरडे होगा। कैसे? 1 को ट्यूसडे, 2 को वेडनेसडे, 3 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे, 5 को सैटरडे। दूसरा बच्चा क्या करेगा, 1 और 5 के बीच में 4 का गैप है, तो ट्यूसडे में 4 जोड़ दो और आंसर आपका सैटरडे आ जाएगा। तो वही गैप की मैं बात कर रहा हूँ, इसी गैप की तो मैं बात कर रहा हूँ। अब इसी गैप की जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या समझना है? देखो 1 जनवरी 2013 ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। क्या इतनी बात क्लियर है? नॉर्मल ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं? 365 दिन। परंतु 1 जनवरी की तो हम बात कर चुके हैं ना, तो बचे हुए दिन कितने हो गए, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस। तो बचे हुए दिन इसमें कितने बचे? 364। पर एक दिन यानी कि हमें इस तारीख तक पहुंचना है, तो टोटल फिर से कितने हो गए? क्योंकि देखो इसमें एक कम करा 364, लेकिन हमें इस अगले महीने साल की पहले तारीख में जाना है, तो एक फिर से जोड़ देंगे, तो टोटल हुए कितने? 365 ही। और 365 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं सबको पता होगा, 1 ऑड डेज होते हैं। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, 7 से 365 में भाग देगा, और जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा? ऑड डे। और जब 1 ऑड डे आ गया, तो मंडे में आप कितना जोड़ोगे? 1। और जैसे ही आपने मंडे में 1 जोड़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्या इतनी बात क्लियर होगी सबको? तो इसका आंसर क्या हो गया पहले का? ट्यूसडे। ठीक है, पहले का आंसर क्या हो गया? ट्यूसडे लिख लेना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे समझाना है वो सुनो। दूसरा आपको कैसे समझा सकते हैं वो सुनो। जैसे 2 तरीके तो मैं बता चुका ना आपको, बेसिक से भी बता दिया। दूसरा तरीका आपको क्या देखना है, 1 जनवरी 2013 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक। पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखो, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, विदाउट पेन एंड पेपर 5 सेकंड में आंसर। 1 जनवरी 2013 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक, क्या इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगी? मुझे एक चीज बताओ, क्या इन दोनों के बीच में 29 फरवरी आएगी? नहीं सर, 29 फरवरी नहीं आएगी। अगर 29 फरवरी नहीं आ रही, तो दिए हुए दिन में आप एक जोड़ दो। और जैसे आपने एक जोड़ा, तो मंडे में एक जोड़ा ट्यूसडे। वैसे इसमें करेंगे 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 2015 तक, क्या 29 फरवरी आएगी? सर नहीं आएगी। तो ट्यूसडे में जो साल दिया हुआ था उसमें एक जोड़ दो, तो ट्यूसडे में वेटन एक जोड़ोगे, वेटनसडे। देखो जिसमें दिया हुआ, ये नहीं कि दिया हुआ मंडे है, मंडे नहीं। 2 साल में गैप निकाल रहे हैं, और पहले वाले साल का हमें पता होगा या फिर आखिरी वाले साल का पता होगा। ठीक है, अब जैसे 15 से 16 में गए आप, क्या इन दोनों के बीच में 29 की फरवरी आएगी? सर नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट इसका क्या है, देखो 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जनवरी 2017 तक 29 फरवरी आएगी? जी सर आएगी। वो कब आएगी? 29 फरवरी 2016। और जैसे ये आई तो आप कितना जोड़ दोगे? आप 2 जोड़ दोगे, और जैसे 2 जोड़ा, तो आपका आंसर क्या आ गया? सैटरडे। और जैसे आपने 2 जोड़ा, आपका आंसर क्या आ गया? सैटरडे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अगर 29 फरवरी नहीं आई, सीधा 1 जोड़ो। 29 फरवरी बीच में आई, 2 जोड़ो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मेरे साथ रिपीट करो। 29 फरवरी बीच में नहीं आई, 1 जोड़ेंगे। 29 फरवरी बीच में आई, 2 जोड़ेंगे। 29 फरवरी बीच में नहीं आई, 1 जोड़ेंगे। 29 फरवरी बीच में आई, 2 जोड़ेंगे। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है वो सुनो। मैं 2 अच्छे और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन्हें नोट डाल के लिखना। वो कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष पता है ना कौन सा होता है? जिसमें 28 की फरवरी होती है। सामान्य वर्ष का पहला दिन होता जो है, वही साल का आखिरी दिन भी होता है। मतलब क्या है सर इसका?
अगर किसी सामान्य का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी अगर सोमवार की है तो अंतिम दिन भी उसी साल का सोमवार होगा, यानी कि 31 दिसंबर भी सोमवार ही होगा। बात समझ में आई? किसी भी सामान्य वर्ष या नॉर्मल ईयर का जो साल का पहला दिन होगा वही उसका आखिरी दिन भी होगा। लेकिन लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष में ऐसा नहीं होता। अधिवर्ष में क्या होता है, जो साल का पहला दिन होगा उससे एक ज्यादा साल का आखिरी दिन होगा। जो साल का पहला दिन होगा उससे एक अधिक साल का आखिरी दिन होगा। मतलब 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इसमें वो रूल लगा के देखते हैं। 1 जनवरी 2013 को यदि मंडे है तो देखो लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ भी क्या होगा, मंडे। अब देखो आपको लिंक करना सिखाऊं, लिंक कैसे करेंगे। देखो 31 दिसंबर 2013 के बाद कौन सा दिन आएगा, 1 जनवरी 2014। और 1 जनवरी जैसे 2014 आया, ट्यूसडे आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आपको समझ में आया? सही है। तो अब 1 जनवरी 2014 को ट्यूसडे, तो यहाँ भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष में तो समान होता है ना। तो ट्यूसडे के बाद देखो वेडनेसडे आ गया। बात समझ में आ रही है? और यहाँ वेडनेसडे था तो यहाँ भी वेडनेसडे होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है तो वेडनेसडे। और जैसे ही वेडनेसडे आया तो अगला दिन कौन सा हो गया, थर्सडे। क्या बात समझ में आई? 31 दिसंबर 2016, इससे और इसके बीच में लीप ईयर पड़ा होगा, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे। और जैसे ये फ्राइडे आया तो ये कौन सा हो गया अगला दिन, सैटरडे। देखो बात क्लियर हो रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि 31 दिसंबर 2016 के बाद 1 जनवरी 2017 आएगी, और 1 जनवरी 2017 यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो ये भी क्या हो गया, सेम सैटरडे। ये आपको समझ में आ गया और सारी बातें? ठीक है, तो ये था आपके कॉन्सेप्ट। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना और कमेंट बॉक्स में जाकर इनके आंसर करना है आपको। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इनका आंसर आपको कमेंट में जाकर देना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे इन 1988। मतलब क्या है, स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार के दिन मनाया गया। तो बताइए स्वतंत्रता दिवस 1989 में कब मनाया जाएगा? क्या ये बात क्लियर है? अब ऐसा कोई बच्चा तो होगा नहीं जिसे यही ना पता हो कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। तो जिसे नहीं पता वो सुन लो भैया, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, जब से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी कि 15 अगस्त 1988 की ये बात कर रहा है, और इस दिन कौन सा बार था, वेडनेसडे वाला बार था। अब पूछ रहा है 15 अगस्त 1989 के दिन कौन सा दिन होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ बेटा, 15 अगस्त 1988 से लेकर 15 अगस्त 1989 के बीच में क्या 29 फरवरी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब नहीं पड़ेगी तो एक जोड़ दो, और एक जैसे जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह लगता है। ये नहीं कि जनवरी से जनवरी, सितंबर से सितंबर भी लग जाएगा। बस 29 फरवरी बीच में पड़ी तो दो जोड़ देना, और 29 फरवरी बीच में नहीं पड़ी तो एक जोड़ देना। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या था, थर्सडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ द फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर नॉट लीप ईयर इज फ्राइडे। यानी किसी वर्ष जो कि सामान्य वर्ष है, इसमें लिख रहा है अधिवर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर है, उसका पहला दिन अगर फ्राइडे है तो आखिरी दिन कौन सा होगा, फ्राइडे ही होगा। ये तो सर आपने अच्छे से समझा दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, समझ में तो आया आपको। अब ये आता है आपका इंपॉर्टेंट टाइप, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्या आपको पता है कैलेंडर रिपीट होता है? कितनों को पता है कि कैलेंडर भी रिपीट हो सकता है? हाउ मेनी ऑफ देम यू नो दैट द कैलेंडर विल ऑल्सो बी रिपीटेड। कैलेंडर रिपीट होता है। देखो इसमें आपको कैलेंडर में क्या देखना है कि जो आपका 2001 का जो साल था ना, पूरा का पूरा जो उसका कैलेंडर है ना, वो 2007 में रिपीट हुआ था। जो 2001 का पूरा जो कैलेंडर था ना, वो 2007 में रिपीट हुआ था। आपको यहाँ दिख रहा होता, आप जूम तो नहीं कर सकते, पर आप इसे देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने फोन में चेक करना। 1 तारीख को मंडे से चालू हो रहा है दिन, और 2001 में भी 1 तारीख को मंडे है, और इसका जो अंतिम दिन है वो 31 तारीख को भी मंडे है, और 31 तारीख को इसका भी मंडे है।
ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, यानी कि जो आपका बर्थ डेट है, वो जब भी हो, यानी कि डे क्या था उस दिन, जैसे आपका बर्थ डेट जो है 7 तारीख है, अगर उस दिन फ्राइडे था तो आप ये निकालोगे कि आप अपना अगला जो बर्थडे होगा वो फ्राइडे को कितने साल बाद मना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 जनवरी, मैं जैसे किसी का जन्म है 7 जुलाई 2001 को और उसका जन्म मतलब फ्राइडे को हुआ था, तो उसका अगला बर्थडे कब सेम पड़ेगा, यानी कि 7 जनवरी 2007 को फ्राइडे होगा, ऐसे निकालना है आपको। तो सब अपना बर्थ डेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ध्यान से उसमें क्या सुनना है वो देखो। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी अगर 2020 को मंडे है, तो 1 जनवरी अगला वो कौन सा साल होगा जो फिर से मंडे पड़ेगा। अब इसके नीचे मैंने एक नोट लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। वो क्या है, सुनो बेटा, वो क्या है। इसमें मैंने ये लिखा है कि कैलेंडर जो होता है ना, वो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। ऐसा क्यों होता है सर, क्या किसी को इसके पीछे का लॉजिक पता है कि नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होता है और लीप ईयर का लीप ईयर में ही, ऐसा क्यों। लीप ईयर का नॉर्मल ईयर में क्यों नहीं होता, या नॉर्मल ईयर का लीप ईयर में क्यों नहीं होता। सर ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर में होता है और लीप ईयर का लीप ईयर में। बेटा आसान सी चीज है। क्या क्या 5 रुपए 6 रुपए के बराबर हो सकते हैं, ये बताओ। क्या 5 पेन, या पेन नहीं मानो, 5 पेन 6 पेन के बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो 365 दिन जब नॉर्मल ईयर में होते हैं, तो अधिवर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन। जब इसमें 300 दिन ही एक कम है, तो डे समान कैसे हो सकता है। जब इसमें दिन ही बराबर नहीं है, तो डे समान की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हालांकि जनवरी और फरवरी का महीना सेम हो सकता है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसमें होता है 28 फरवरी, इसमें क्या होता है 29 की फरवरी, तो इसमें भी तो 28 फरवरी पड़ी होगी ना, तो 28 फरवरी तक तो सेम रहे ये। लेकिन जैसे ही आप आगे गए तो इसमें आई 1 मार्च, और इसमें क्या आई 29 फरवरी, और यहाँ से पूरा का पूरा कैलेंडर क्या हो गया, खराब। खराब मतलब मैच होना चालू ही नहीं हुआ। तो नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर होता है वो लीप ईयर के समान कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी का पूरा महीना और फरवरी की 28 तारीख तक। मैं क्या समझा रहा हूँ वो सुनो। अगर कभी ऐसा हो कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर सेम आ जाए, तो वो सेम पता है कहाँ तक होगा, जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, इसके आगे का सेम नहीं होगा। वो मैंने क्यों नहीं होगा वो बता दिया, क्योंकि 28 तारीख के बाद 1 तारीख आ जाएगी, और यहाँ पर 28 के बाद 29 आएगी। जब डेट ही सेम नहीं रही तो डे कैसे सेम हो सकता है। अगर यहाँ मंडे था यहाँ ट्यूसडे, लेकिन यहाँ तो ट्यूसडे 29 को पड़ रहा है, एक को तो और आगे चला गया। तो ये इसका पीछे का कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है सर, अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ। जैसे 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को क्या है, सोमवार है। 1 जनवरी 2001 को क्या है, सोमवार। 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, सब बोलेंगे मंगलवार, ये तो आपको पता है ना, एक वो जोड़ना है। 1 जनवरी 2003 को बुधवार। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार। अब 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, सैटरडे, यानी कि शनिवार। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में 29 की फरवरी पड़ी होगी या पड़ी थी। 1 जनवरी 2006 को इतवार, रविवार, संडे। 1 जनवरी 2007 को मंडे। इतनी बात क्लियर होगी। यानी कि जो 1 जनवरी 2001 को सोमवार था ना, वही 1 जनवरी 2007 को था। तो मैंने आपको कैलेंडर देखो दिखाया था कि 2001 का जो कैलेंडर है वो 2007 के कैलेंडर के समान है। तो ये तो था आपका बेसिक। ट्रिक भी बताऊंगा आगे चल के। जब तक के लिए आपको बेसिक समझ में आया, तो आप ऐसे निकालते हो कैसे आंसर आते हैं। नॉर्मल बेसिक तरीका तो ये है कि 2001 2002 ऐसे आप रिपीटेशन करते जाओ, जहां पर सेम हो जाए वही ईयर सेम होंगे। दूसरी चीज, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी जनवरी है, ये भी जनवरी है, इसमें भी 1 तारीख है, इसमें भी 1 तारीख है, इसमें भी 365 दिन है, इसमें भी 365 दिन है। यानी कि पूरा का पूरा कैलेंडर क्या है, सेम है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई बात। चलो अब आगे चलते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, आगे चलो तो थोड़ा सा। अब इसका भी सुन लो।
1 जनवरी 2002 को अगर ट्यूसडे है तो 2003 को वेडनेसडे, 2004 को थर्सडे, 2005 को सैटरडे पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में 29 की फरवरी आई होगी। ऐसे करोगे आप तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लिख रखा है। और देखो 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे पड़ गया जो कि 1 जनवरी 2002 को था। तो 1 जनवरी यानी कि जो 2002 का कैलेंडर है ना, 2002 का जो कैलेंडर है वो 2013 के कैलेंडर के समान है। ये मैंने लिख रखा है, बेसिक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो इसे आप चेक कर लेना, अदरवाइज मैंने लिख रखा है। अब चलते हैं ट्रिक्स के ऊपर। ट्रिक्स क्या होती है सर, ट्रिक्स क्या होती है वो सुन लो, जिनको ट्रिक जाननी है वो क्या करना है वो सुनो। मैंने इसमें एक चीज लिख रखी है, वो क्या लिख रखा है वो देखो। व्हेन वी डिवाइड द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर बाय 4 देन द रिमाइंडर आर, व्हेन वी डिवाइड द लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर, यहाँ पे जो नंबर है ना ये ईयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या लिखोगे आप, ईयर। सर इसका मतलब क्या है, ईयर है जैसे 2012 या फिर मैं 2001 मान लेता हूँ। ईयर क्या है 2001, 2001 के अंतिम दो संख्याएं क्या है 01, इसमें 4 का भाग देंगे। अब आपको पता है कि जब डिवाइजर बड़ा हो तो क्वेश्चन कितना होता है 0 और रिमाइंडर सेम बच जाता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया 1, यहाँ पे तो सॉरी 0 आएगा और रिमाइंडर आपका कितना बच गया 1। और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचा तो आप ऐड कितना कर दोगे उसमें 6, दिए हुए साल में आप 6 ऐड कर दोगे, यानी कि जैसे आपने 6 ऐड किया तो इसका आंसर क्या आ गया 2007। सर आगे क्या करना है, मैंने कहा अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचता या रिमाइंडर कितना बचता 3, या तो रिमाइंडर बचता 2 या तो रिमाइंडर बचता 3, अगर ये दो रिमाइंडर बचेंगे तो आप कितना जोड़ दोगे उसमें 11। एग्जाम्पल जैसे कि 2002 का जो कैलेंडर है वो जैसे इसमें डिवाइड करोगे 02 को 4 से तो रिमाइंडर बचेगा 2 और 2 के उसमें हम 11 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2013, जो कि पीछे मैंने लिख रखा है, आप चेक कर लेना। तो ये है आपकी ट्रिक। अगर 3 रिमाइंडर बच रहा है तब भी 11 जोड़ोगे, लेकिन 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 रिमाइंडर मतलब जीरो, जिसको जीरो अच्छा लग रहा है वो जीरो मानो, 4 रिमाइंडर कुछ होता ही नहीं है क्योंकि डिवाइड जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, तो यहाँ पे जीरो होगा। 4 उनके लिए लिख दिया है जिनको जीरो नहीं समझ में आए। तो जब आपका रिमाइंडर जीरो बच जाए तो आप कितना जोड़ दोगे 28, यानी कि 2004 का जो कैलेंडर है वो 2032 में जाके रिपीट होगा। अपने फोन में आप सब ये सब जो मैंने लिखा है वो चेक कर लेना, ठीक है। 2004 का जो कैलेंडर है वो 2032 में रिपीट होगा। मैंने इसका आंसर पीछे भी लिख रखा है। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, जो हमने बेसिक से तो करा था, ट्रिक से करते हैं। ट्रिक से ट्रिक याद रखना, अगर एक रिमाइंडर बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 रिमाइंडर तो 11 और 3 रिमाइंडर तो 11 और 4 तो 28, ठीक है। 4 रिमाइंडर बचेगा तो 28। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2001 की बात कर रहा है, 1 जनवरी 2001 की बात कर रहा है, तो 2001 के अंतिम दो संख्याएं क्या, या तो पूरे में भाग दे लो या एक, इसमें चलो पूरे में दे के दिखाता हूँ। आप लास्ट के दो में देंगे तब भी वही बात पड़ेगी, लास्ट के दो में दोगे तभी वही बात पड़ेगी। 4 पंजा 20, भाग देना आता है। अब जीरो उतारा, जीरो में भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो लगाया, है ना। अब फिर एक उतारा, एक में भी भाग नहीं जा रहा तो जीरो उतारा, और यही आपका क्या हो गया रिमाइंडर। अब जिसको भाग नहीं देना आता ना उसका मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा एक, और जैसे एक रिमाइंडर बचा आप कितना जोड़ोगे 6, और 2001 में जैसे आपने 6 जोड़ा तो आंसर क्या आ गया 2007। तो ये आपका बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी बता दिया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। 2002 वाला 2013 में रिपीट होगा बता दिया है। अच्छा लीप ईयर वाला मैंने आपके लिए लिख रखा है, 1 जनवरी 2004 का जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 2032 को रिपीट होगा। देखो 1 जनवरी 2032 को क्या है थर्सडे, और 1 जनवरी 2004 को क्या है थर्सडे, ठीक है। आप इसको फोन में आपने चेक कर लेना, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। राजेश यूज एनी कैलेंडर इन ईयर 1988। एनी कैलेंडर का मतलब क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर की ही बात कर रहा है, एनी को कुछ मत देखो, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये कह रहा है ही मे यूज इट अगेन, यानी कि जो 1988 में वो कैलेंडर यूज कर रहा था ना, अगर वो उसे बचा कर रखना चाहे तो कौन से साल तक बचा, कौन से साल के लिए वो सही रहेगा। तो मतलब वो कहने का मतलब क्या है कि 1988 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1988 4 से भाग दो, जैसे 4 से भाग दिया 22 चौक 88, रिमाइंडर कितना बचा जीरो, और जब भी रिमाइंडर जीरो बचे मैंने क्या बताया था 28 जोड़ना है। और 1988 में जैसे ही आपने 28 जोड़ा, कितना 28 जैसे आपने जोड़ा 8 8 16, 8 8 10 और 11, 2016, और इसमें आंसर है 216, 2016। अपने फोन में चेक करना।
आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 2016। क्या इतनी बात क्लियर होगी? जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा, दोबारा समझा देता हूँ। 1988 के लास्ट की दो संख्याओं को 4 से भाग करोगे, जैसे 4 से भाग करोगे रिमाइंडर आया 0, और जैसे रिमाइंडर 0 आया आप क्या ऐड कर दोगे, 28। आफ्टर द ईयर 1980 विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर द ईयर 1980, यानी कि 1980 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 1980 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। 1980 की लास्ट की दो संख्याएं क्या है, 80, इसको 4 से भाग करोगे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा, और जैसे रिमाइंडर 0 आया कितना जोड़ना है, 28, और जैसे आपने 28 जोड़ा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2008। करके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या लैंग्वेज भी समझ पा रहे हो। राहुल के ग्रैंडफादर यूज्ड अ कैलेंडर, यानी कि राहुल के दादाजी कैलेंडर को यूज कर रहे थे। उन्होंने एक कैलेंडर, एक ही कैलेंडर था उनके उनके पास, उन्होंने उस कैलेंडर को 1901 में भी चलाया, 1907 में भी चलाया, 1918 में भी चलाया। अब वो कह रहे हैं कि इस कैलेंडर को मैं और चलाऊंगा, तो अगला ऐसा कौन सा साल आएगा जब वो कैलेंडर को दोबारा से यूज कर सकते हैं। पहले तो हम इसे चेक करते हैं क्या ये बात सही है। कैसे चेक करेंगे सर, 1901 के लास्ट की दो संख्या 01, और इन्हें डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि जो कैलेंडर है वो इसमें 6 जोड़ोगे और अगले साल रिपीट कर लेना। जैसे आपने 1901 में 6 जोड़ा, 1907, यानी कि सही बात है 1907 में इसने इन्होंने द्वारा यूज कर लिया, और ग्रैंडफादर है ना, इज्जत तो देनी पड़ेगी। तो जैसे आपने देखा एक रिमाइंडर यानी कि 6 जोड़ा था इन्होंने, 6 जोड़ के इन्होंने कितना लिख दिया, इन्होंने पहले लिख दिया 1907, और 1907 को आपने 4 से भाग किया लास्ट की दो संख्याओं को, तो रिमाइंडर बचा 3, और जैसे रिमाइंडर 3 बचा तो आपने क्या किया, आपने 11 जोड़ा, और जैसे आपने 11 जोड़ा तो 11 और 7 18, और आंसर आपका क्या आ गया, 1918। अब ये कह रहा है 1918 के बाद कब यूज कर सकते हैं, यानी कि 18 में 4 का भाग दो, रिमाइंडर बचेगा 2, और जब भी रिमाइंडर 2 बच रहा था कितना ऐड करना था, जब रिमाइंडर 2 बच रहा था कितना ऐड करना था, 11, और जैसे आपने 11 ऐड करोगे 1929, इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्या आपको बात समझ में आई। तो हमने क्वेश्चन को भी चेक किया कि क्या क्वेश्चन सही है भी या नहीं। पेपर में चेक मत करना क्वेश्चन, टाइम की बर्बादी है, जब उसने कुछ दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। वो तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जो पढ़ाया है वो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बात आई, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दो लीप ईयर के बीच में कितना मैक्सिमम अंतराल हो सकता है, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करो कि दो लीप ईयर के बीच में मैक्सिमम अंतराल कितना हो सकता है, 8 वर्ष का, ठीक है। 8 वर्ष का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। विवेक born on 28th November 1970, Sunday of a year now on which year his birthday will fall on Sunday। देखो, विवेक का जो बर्थडे है वो 28 नवंबर, बर्थडे जो है वो 28 नवंबर 1970 को है, और उस दिन वो संडे था। तो वो कह रहा है मैं अगला बर्थडे अपना कब संडे को मना पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा था, 1970 की लास्ट की दो संख्याएं क्या है, 70, 70 को 4 से भाग करोगे, दो रिमाइंडर बचेगा, और जैसे दो रिमाइंडर बचा 11 जोड़ दो, जैसे 11 जोड़ोगे आंसर क्या आएगा, 1981। समझ में आ रहा है। लास्ट की दो संख्याओं को 4 से करो भाग, रिमाइंडर आएगा 2, और जैसे दो रिमाइंडर आया 11 जोड़ देना। अब एक चीज और सुन लो, वो चीज क्या है, वो चीज ऐसी है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप क्या सुनना है, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1872 का मैंने लॉजिक तो आपको बताया। 1872 को 4 से करो भाग, आंसर यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, और जैसे 0 रिमाइंडर बचा आपको मैंने क्या बताया था, 28 जोड़ना, और जैसे आपने 28 जोड़ा 1900, जैसे आपने 28 जोड़ा आंसर क्या आ गया, 1900। क्या 1900 होगा इसका आंसर, हाँ होगा। क्या 1900 आंसर होगा इसका, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1900 तो नॉन लीप ईयर सेंचुरी ईयर है, यानी कि ये सेंचुरी ईयर है और ये लीप ईयर तो है नहीं। अच्छा फिर, यानी कि इसमें तो 366 दिन थे, इसमें तो 365 ही होंगे, यानी कि अब तो रिपीट नहीं हुआ, यानी कॉन्सेप्ट फेल, कॉन्सेप्ट फेल हो गया नहीं। जब भी ऐसा कोई केस बने तो इसमें कितना जोड़ोगे, 40। जब भी ऐसा कोई केस बने तो इसमें कितना जोड़ोगे, 40। यानी कि हमें पता चला कि 1900 तो लीप ईयर है ही नहीं, यानी कि हमें कितना जोड़ना था, 40। तो 28 को काटो और 40 को जोड़ दो, तो 2, 7 और 4 11, 1912 में इसका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। मतलब क्या है, 28 जोड़ा पहले तो अपने नॉर्मल लॉजिक से, 28 जोड़ने के बाद पता चला 1900,
1900 तो लीप ईयर है नहीं, यानी कि अब कितना जोड़ना था, 28 को हटा के 40 जोड़ना है। बेसिक से करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, 5% 1% चांस होते हैं आने के, 1% चांस होते हैं आने के। तो आप इसे बेसिक से करोगे तो और अच्छे से होगा, क्योंकि ये ट्रिक कभी भी ना फेल हो सकती है। लीप ईयर में तो हमेशा लगेगी, लीप ईयर में तो हमेशा 40 जोड़ने पर आंसर आ जाएगा, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी, लीप ईयर में भी नहीं करेगी, लीप ईयर में भी ये हमेशा काम नहीं करेगी। वो कैसे, वो देखो आपको मैं बता देता हूँ, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हाँ लीप ईयर में भी काम नहीं करेगी, लेकिन टीचर्स लोग बोल देते हैं लीप ईयर में भी काम करती है, इसलिए मैंने बोल दिया, पर ये लीप ईयर में भी काम नहीं करेगी। वो कैसे, ये सुनो। 1896 को लीप ईयर होता है या नहीं होता? अगर मैं कह रहा हूँ 1 जनवरी 1896 को मंडे है, 1 जनवरी 1896 को क्या है, मंडे है, शायद ये लीप ईयर में काम कर जाए। मैं एक बार चेक करके देखते हैं। तो 1897 में क्या होगा, वेडनेसडे। और आप इसे लगाओगे इस ट्रिक को, 98, 99, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये लीप ईयर में काम कर जाएगी, हाँ पूरा प्रॉपर है, ये लीप ईयर में काम कर जाएगी, क्योंकि वो जो 1900 इसके बीच में आएगा ना, वो तो पहले भी आ रहा था और अब भी आएगा, और इसलिए हम 40 जोड़ देते हैं, तो ये लीप ईयर के लिए काम में आएगी। लेकिन नॉर्मल ईयर में ये दिक्कत देगी। वो क्यों देगी, वो देखो। हाँ नॉर्मल ईयर में दिक्कत देते हैं, वो क्यों? जैसे 1897 का कैलेंडर है, 1897 को जैसे 1 जुलाई को मंडे है, 1 जनवरी को मंडे है, तो 1898 में 1 जनवरी को क्या होगा, ट्यूसडे। 99 में क्या होगा, 99 में क्या होगा बताओ, वेडनेसडे। और 1900 में क्या होगा, थर्सडे। 1901 में क्या होगा, फ्राइडे। 1902 में क्या होगा, सैटरडे। 1903 में क्या होगा, संडे। 1904 में क्या होगा, मंडे। 1904 में क्या होगा, मंडे। यानी कि 1897 का जो कैलेंडर है ना, वो 1904 में जाके रिपीट हो रहा है। कितना जोड़ा था, 7, तो 6 वाला तो रूल फेल हो गया, फेल हो गया ना। अब जैसे 98 में ट्यूसडे था, तो देखो 1905 में ट्यूसडे नहीं आएगा, 1905 में ट्यूसडे नहीं आएगा, क्या आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, तो ये ट्रिक फेल हो जाती है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बेसिक से करोगे, मैं आपको इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा। लीप ईयर में डायरेक्ट 40 जोड़ देना, लेकिन जब भी नॉर्मल ईयर आ जाए तो आप उसे सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि विद इन 30 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। लीप ईयर में हमेशा 40 जोड़ सकते हो, जब भी सेंचुरी ईयर बीच में दखल अंदाजी दे, और नॉर्मल ईयर में आप चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि ट्रिक फेल हो जाए और आपका आंसर गलत हो जाए, ये मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलेंडर का पार्ट 3 है ये। कैलेंडर का पार्ट 3 अब हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसे आप रीचेक कर सकते हो, और मैंने आपको बर्थडे कमेंट करने को कहा है, वो आप कमेंट करेंगे, और हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।